बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं उनको भी आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस रिपोर्ट की थी या डिस्कवर की थी। एक टाइपिकल न्यूक्लियस की जो डायमीटर होती है वो राउंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर होती है। एन ऑर्गेनील that control all metabolic activities of the cell contain chromosomes। न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होती है और ये एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होती है, जबकि प्लांट सेल के सेंटर के एक तरफ ये मौजूद होती है। यानी चूँकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर सेंटर में ये मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं और चूँकि ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं तो इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस सेल का एक ब्रेन होता है। सेल के अंदर जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जितने केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं कैटाबॉलिज्म के और एनाबॉलिज्म के, तो वो अंडर कंट्रोल होते हैं न्यूक्लियस की। फिर है सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। सेल्स तीन टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यूनिन्यूक्लिएट वो सेल्स होते हैं जैसा कि ह्यूमन में स्कैन सेल्स होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होती है। बाईन्यूक्लिएट सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, यानी लीवर सेल्स कभी कभार इर्रेगुलर डिवीजन के नतीजे में ऐसे बन जाते हैं कि एक लीवर सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसी तरह से मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स में हम स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर होते हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। वहाँ पर चूँकि स्केलेटल मसल काम भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर एक फाइबर या सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियाई रिक्वायर होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियाई एक फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आगे न्यूक्लियस के अंदर जो मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं यानी पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो वाल होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है और यहाँ इसमें पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर भी कहा जाता है और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, यानी बाहर रीजन साइटोप्लाज्म होता है ये, और इनसाइड का ये मैट्रिक्स जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का आपस में मटेरियल की एक्सचेंज के लिए ये न्यूक्लियर पोर रिक्वायर होते हैं। ये सुराख जगह जगह इस मेम्ब्रेन में जो मौजूद होते हैं। सेकंड नंबर है न्यूक्लियालस। न्यूक्लियालस न्यूक्लियस के अंदर इस मैट्रिक्स में ये गोल दायरा जो दिखाई देता है ये न्यूक्लियालस होता है। इसका प्लूरल न्यूक्लियोलाई कहलाते हैं। न्यूक्लियालस के अंदर राइबोसोमल आरएनए तैयार होता है या सिंथेसाइज होता है और यहाँ पर ये स्टोर भी होता है। अब यहाँ दोबारा न्यूक्लियालस को डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियालस मैंने ड्रा की है। इस न्यूक्लियालस में दो रीजन होते हैं, एक सेंट्रल रीजन होता है ये और दूसरा ये किनारों का पेरिफेरल रीजन होता है। सेंट्रल रीजन या फेब्रिलर सेंटर कहलाता है, यानी FC। ये सेंटर जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है और इस किनारों वाला रीजन ये ग्रेनुलर कंपोनेंट कहलाता है या GC कहलाता है। अच्छा, यहाँ GC रीजन में राइबोसोम्स बनते हैं या राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं। इस टिप को समझाने के लिए मैंने यहाँ दोबारा लिखा है कि ये जो सेंट्रल रीजन होता है FC रीजन, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है और दूसरी तरफ जो GC या किनारों वाला रीजन होता है वहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, असम्बल राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। इस राइबोसोम के लिए जो rRNA है ये तो यहाँ सेंटर से आएगा, लेकिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर होंगे, यहाँ से एंटर होकर यहाँ आएंगे।
फिर थर्ड नंबर टॉपिक है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स या लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स और आयंस मौजूद होते हैं, जैसा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह के साल्ट्स और आयंस होते हैं। ये सब के सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जितने एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे तो इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए ये साल्ट्स और आयंस रिक्वायर होते हैं, तो ये यहाँ पर इस मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन, या इसको क्रोमेटन मटेरियल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और उसके साथ प्रोटीन को ऐड करें तो क्रोमोसोम या क्रोमेटन बनेगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए के साथ अगर आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो आपके साथ क्रोमोसोम बनेगा, जिसको शुरू में हम क्रोमेटन कहेंगे, और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए थ्रू एंजाइम्स। इस मैट्रिक्स में या न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स इन दोनों प्रोसेसेस में काम आते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन होती है तो एक डीएनए के दो बनते हैं, तो उसी दौरान जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से आरएनए की सिंथेसिस, या जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो उसी दौरान भी यहाँ इस काम के लिए भी एंजाइम मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। फिर लास्ट नंबर है क्रोमोसोम्स। हम क्रोमेटन और क्रोमोसोम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं। क्रोमेटन वो होता है जो कि इर्रेगुलर, लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इमैच्योर सेल्स में मौजूद होते हैं, जो कि नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्रोमेटन कहा जाता है, और वो लॉन्ग और थिन होता है। फिर सेल डिवीजन के दौरान वो सेल मैच्योर होकर उसके क्रोमोसोम या उसका क्रोमेटन मटेरियल शॉर्ट और थिक हो जाता है, और फिर उसको क्रोमेटन की जगह हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम में क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, ये दो टर्म डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसके दो आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स है, और एक आर्म ये है, दूसरा ये है। इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करने के लिए ये बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। इस सेंट्रोमियर का एक बेसिक फंक्शन ये होता है कि सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर से इस क्रोमोसोम को अटैच करने के लिए यही सेंट्रोमियर रिक्वायर होती है। फिर आगे डीएनए और प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। 40% डीएनए और 60% प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी क्रोमोसोम की कंपोजिशन में डीएनए और प्रोटीन आते हैं। ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। इसके अलावा आरएनए भी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है क्रोमोसोम की कंपोजिशन में। फिर आगे और लास्ट नंबर है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके लिए हम ह्यूमन की एग्जांपल लेंगे। ह्यूमन्स की सोमैटिक सेल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होती है। यह हमारे पास 2n नंबर है, या डिप्लॉइड नंबर है, और ये नॉर्मल एक सोमैटिक सेल्स का नंबर होता है। दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमन के स्पर्म और एग की बात करें तो वहाँ पर स्पर्म में 23 और इसी तरह से एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी स्पर्म और एग जब बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के नतीजे में वह बनते हैं, और वहाँ पर मियासिस आकर होती है। तो मियासिस के नतीजे में स्पर्म और एग में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। फिर वो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनेगी, तो जाइगोट में क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी, यानी डिप्लॉइड होगी, और वो जाइगोट फिर आगे डेवलपमेंट और ग्रोथ के थ्रू एक न्यू नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल बनाएगी, जिसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था अबाउट न्यूक्लियस। ओके, थैंक यू।